डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ठीक है, हमने लाइफ ओरिजिन तो पढ़ लिया कि लाइफ किस तरह से ओरिजिन हुई है, बट वो इवॉल्व होकर आज हम ह्यूमन बींग्स तक बन चुके हैं, वो किस तरह से बने हैं। काफ़ी थ्योरीज आई, काफ़ी आइडियाज़ आए। ठीक है, तो आज हमारे यहाँ पे मेन बात करेंगे थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो अगर हम बात करेंगे काफ़ी के ऊपर, अगर 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 मैं आपको बात करूँ तो काफ़ी यही चीज़ आती है बहुत ज़्यादा जगह पे जिसका कोई जवाब नहीं मिलता, साइंस के पास कोई जवाब नहीं है, तब एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क होता है। और फिर हम मतलब जो मानते हैं, भगवान को मानते हैं, तो सब कहते हैं कि ये क्या है, भगवान का ही किया हुआ है, गॉड का ही है, जो भी क्रिएचर है। तो हमारे हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो हमारे यहाँ पे जो सबसे पहले एक साइंस की बुक लिखी हुई है मनुस्मृता। कौन सी लिखी हुई है बेटा यहाँ पे? मनुस्मृता। ठीक है, स्मृति या संगीता भी बोलते हैं इसको, संगीता। ठीक है, 200 AD के अराउंड। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि जितने भी इस धरती पे है, आपने भी पढ़ा है कि कितने अवतार है हमारे ब्रह्मा के, मतलब 10 अवतार है, तो विष्णु भगवान के 10 अवतार है। तो उन 10 अवतारों में एक मत्स्य आया, उन्होंने मछली का, जो भी पानी में रहने वाले उनको ओरिजिनेट किया। उसके बाद इन्होंने क्या किया बेटा, ये रेप्टिलिया किया। इस तरह से मतलब इन्होंने सारी चीज़ों को बताया। लास्ट में भगवान ने क्या कहा, भाई श्री राम भी आए, श्री कृष्ण भगवान भी आए, और कल की भी। अब इसमें कितनी बात की सच्चाई है, क्या है, क्योंकि हर चीज़ हमेशा साइंस क्या मांगती है बेटा, प्रूफ मांगती है, और विदाउट प्रूफ हम किसी भी चीज़ को क्लियर नहीं कर सकते। बट आज भी इवोल्यूशन के आप बड़े बड़े ऑथर्स की काफ़ी बुक पढ़ोगे, किस तरह से क्या बुक पढ़ोगे, तो उसमें काफ़ी जगह क्वेश्चन मार्क और साइंस आज भी उनको सुलझाने की कोशिश कर रही है। तो हम खाली वही चीज़ कह रहे हैं जो हमने बुक्स में पढ़ी, जो हमने देखी है, वो सब चीज़ों के बारे में हमें डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पे बात करेंगे मेनली थ्योरीज की बात करेंगे बेटा। किसके बारे में बात करेंगे? हम थ्योरीज की बात करेंगे। सबसे पहले जो थ्योरी पढ़ेंगे हम, जो इसके अंदर आती है, लेमार्क थ्योरी आती है बेटा। क्या आती है? लेमार्क थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। चलो अगर मैं आपको बात करूँ थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, तो पहले अब इवोल्यूशन है क्या, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था इवोल्यूशन क्या होता है बेटा, एक नई स्पीसीज बनना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन। कि आज वो स्पीसीज नहीं है, वो चेंज होती होती एक नई स्पीसीज के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, वो चीज़ हम क्या कहेंगे? एवोल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे? एवोल्यूशन। और इवोल्यूशन के बारे में सबसे जो अच्छे से बताया, डिटेल के अंदर बताया, वो किन्होंने बताया बेटा? चार्ल्स डार्विन ने बताया। किन्होंने बताया बेटा? चार्ल्स डार्विन ने बताया। और चार्ल्स डार्विन ने क्या कहा था इसे? ध्यान देना, क्वेश्चन आता है चार्ल्स डार्विन का हमारे पास में, हमारी बुक में भी, एनसीईआरटी बुक में सब चीज़ों में दिया हुआ है। तो उन्होंने इसको क्या नाम दिया था? डिस्केंट विद मॉडिफिकेशन। डिस्केंट विद मॉडिफिकेशन, याद रखना बेटा। ओके, आपको क्या नाम दिया उन्होंने? डिस्केंट विद मॉडिफिकेशन। डिस्केंट का मतलब क्या होता है? वंस, न्यू जनरेशन। भी हमने क्या कहा, भाई हमारे पास परंपरागत है, भाई हमारी जनरेशन हमसे, उसकी दूसरी जनरेशन, हमारी दूसरी जनरेशन है, फिर उनकी जनरेशन आएगी, तो वंश चलता रहता है। क्या चलता रहता है? वंश। लेकिन जो नया वंश आता है, एक मॉडिफिकेशन, एक डिफरेंस के साथ में आता है, तो वही चीज़ उन्होंने क्या नाम दी है बेटा? एवोल्यूशन। इवोल्यूशन, कोई एवोल्यूशन बोलता है, कोई इवोल्यूशन बोलता है। तो क्या कहा उन्होंने? इवोल्यूशन का। तो इन्होंने चार्ल्स डार्विन के अकॉर्डिंग इट इज अ स्लो, धीरे धीरे होने वाली, एक कॉन्टिन्यूअस, इन्होंने कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस बताया, स्लो एंड कॉन्टिन्यूअस एंड इरिवर्सिबल, कि वापस वो चेंजेस नहीं हो सकते, कि एक बार उसके अंदर चेंज हो गए तो दोबारा वो चेंजेस उसके अंदर वापस नहीं जाएंगे। मतलब कि पुराने वाले की कम वो वाले से एक, मान ली इमेजिन करो हमारे अंदर एक ऐसी वेरिएशन आई कि हम इस तरह से किसी कंडीशन में अडेप्ट कर सकें, लेकिन हमारी नई जनरेशन आई तो उसके अंदर वो वेरिएशन है, यानी कि उसके अंदर वो वेरिएशन नहीं आएगी, तो वो पुराने वाले में नहीं जा सकते। इरिवर्सिबल चेंज प्रोसेस होती बेटा, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डार्विन होती भी ऐसी है, इरिवर्सिबल चेंज ऑफ प्रोसेस। क्या कहा? इट इज अ स्लो, कॉन्टिन्यूअस एंड इरिवर्सिबल चेंज प्रोसेस होती है, जिसे हम क्या नाम देते हैं? इवोल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे? इवोल्यूशन। तो याद रखना, अगर नॉर्मल हम बात करेंगे
कि नॉर्मल डिफाइन, क्योंकि आपका क्वेश्चन इस तरह से आता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन इज नॉन। एक मैं आपको यहाँ स्पेसिएशन भी बताऊंगी, क्या बताऊंगी, स्पेसिएशन भी, वहाँ पे एग्जिस्टिंग वन से चेंजेस हो जाते हैं, किस तरह से हम सब डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको याद करना, ये टर्म भी आपको याद रखनी है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन। जैसे मैंने आपको एक सीधा सा एग्जाम्पल दिया कि फोन का चेंज होते होते वो हमने करवाया अकॉर्डिंग टू नीड, यही सारा एनवायरमेंट में भी चलता रहा है, हमने नीड के अकॉर्डिंग वेरिएशन वो करवाते चले गए और एक नई स्पीसीज बन गई। ऐसे एनवायरनमेंट में भी तो रोज चेंजेस होते हैं, तो उस एनवायरनमेंट में चेंज, न्यू नीड्स के कारण हर एक ऑर्गेनिज्म में धीरे धीरे चेंजेस होने शुरू हो गए। आज क्या बन चुकी है, एक नई स्पीसीज बन चुकी है। कहते हैं कि हम ह्यूमन बीइंग अभी भी हमारे अंदर अभी भी चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये स्लो एंड कॉन्टिन्यूस, धीरे धीरे मिलियंस ईयर का टाइम लग जाता है। कहता है अगर हमारे अंदर आज ऐसे ही चेंजेस होते रहेंगे तो आज से 25 या 30 हज़ार साल पहले हमारा भी एक स्ट्रक्चर चेंज हो चुका रहेगा। साइंस का अजम्पशन है, 6 साल पहले अखबार में ये चीज़ छपी थी कि चीज़ें इवोल्व हो रही है। अगर चीज़ों को ऐसे इवोल्व किया गया, इवोल्व होती रही चीज़ें, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म इवोल्व होते रहे, जैसे आज हम हैं तो आज से 30,000 40,000 साल पहले ऐसे हम नहीं रहेंगे। ठीक है, चेंज होकर हमें भी बहुत ज़्यादा नाक लंबी आ जाएगी, गर्दन छोटी आ जाएगी, हाइट में कम रह जाएंगे। तो ये सब चीज़ें उसमें बताई गई थी। अब कितनी सच्चाई है, और इतने साल कोई जी नहीं सकता। तो कहते हैं कि चेंजेस एक स्लो एंड कॉन्टिन्यूस होने वाले चेंज होते रहते हैं, जो किसको फॉर्म करेंगे, एक नई स्पीसीज को फॉर्म करते हैं। ठीक है बेटा, और चार्ल्स डार्विन ने इवोल्यूशन को 3 वर्ड में डिफाइन किया, डिस्केंट विद मॉडिफिकेशन। अगर हम बात करेंगे इवोल्यूशन, इट इज अ लैटिन वर्ड, ये किससे डिराइव किया गया, लैटिन वर्ड ई प्लस वॉल्वियर। ठीक है, इससे इवोल्यूशन बना गया है। इसका मतलब क्या होता है, अनरोल और अनफोल्ड। इसका मतलब यही, अनरोल या अनफोल्ड का मतलब क्या है, जो चेंजेस हो रहे हैं वो उससे एक नई स्पीसीज का बन रहा है, इसी से इवोल्यूशन टर्म ली गई थी। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। तो ये हमने क्या बताया, इवोल्यूशन किस तरह से, कि इवोल्यूशन के बारे में थ्योरीज आई है। देखो इसको कोई प्रूव तो कर नहीं सकता कि धीरे धीरे, हालांकि इसमें आर्टिफिशियल सिलेक्शन को यूज करते हुए बताया गया है कि ये हो सकता है, बट जो नेचुरली तरीके से होते हैं, नेचर में जो चेंजेस होते हैं वो नेचर के ऊपर ही है, किस तरह से क्या चीजें होंगी यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ थ्योरी पे, और सबसे पहले जो थ्योरी हम बात करेंगे यहाँ पे लेमार्क थ्योरी पढ़ेंगे। हम लेमार्क थ्योरी पढ़ेंगे, ऐसे हम लेमार्किज्म भी कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, हम लेमार्किज्म भी कहेंगे। और उन्होंने अपनी जो थ्योरी का नाम दिया था, वो क्या नाम दिया था बेटा, याद है ना, थ्योरी ऑफ, फेल हुई थी आप भी बता दो क्यों फेल हुई थी, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ये इन्होंने अपनी थ्योरी का नाम दिया। एक और नाम दिया इन्होंने अपनी थ्योरी, इसी थ्योरी का, थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, जितने जिस ऑर्गन को ज्यादा यूज करेंगे वो ज्यादा डेवलप होगा, इसको कम यूज करेंगे धीरे धीरे वो डिजनरेट खत्म होता हुआ चला जाएगा। और एक्वायर्ड, इनहेरिटेंस, सबको पता है इनहेरिटेंस का मतलब एक से नई जनरेशन में ट्रांसफर होना, हेरिडिटी। और कौन से कैरेक्टर बता दिए इन्होंने, एक्वायर्ड। आपको पता है कि एक्वायर्ड क्या होते हैं, जब हम बर्थ के बाद एक्वायर करते थे। थ्योरी आपको नाम से पता लग रही है कि नहीं चली इतनी। और इन्होंने ये कौन से ईयर के अंदर दी बेटा, 1809 के अंदर इन्होंने बुक पब्लिश की, और उस बुक का क्या नाम था, फिलोसफिक ज़ूलॉजिकल। इन्होंने इसकी बुक का ये वाला नाम था, ठीक है, फिलोसफिया ज़ूलॉजिका, ये वाला नाम था। ठीक है बेटा, ज़ूलॉजिक ये वाला नाम था, 1809। इसी साल में चार्ल्स डार्विन का जन्म हुआ। चार्ल्स डार्विन का जन्म यही है, बर्थ ईयर यही है। इसी साल किसका जन्म हुआ, चार्ल्स डार्विन, और इस साल के अंदर उन्होंने, इस 1774 के इनका बर्थ है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे फिलोसफिया ज़ूलॉजिकल, इस बुक के अंदर इन्होंने सारा का सारा डिस्क्रिप्शन दे रखा है। इसको माना भी खूब गया था, लेकिन धीरे धीरे हम कहते हैं ना, स्टडी करते चले जाते हैं, तो पुरानी चीज़ों को अगर आपको नहीं लगती तो उसको फिर यानी कि हमने चार्ल्स डार्विन की थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें पढ़, उनसे भी लोगों ने सवाल जवाब किए हैं, और उसके बावजूद जिन सवालों, काफ़ी इनके पास सवाल जवाब नहीं थे, लेकिन उन्होंने ऐसी चीज़ कर दी जो कोई साइंटिस्ट नहीं कर पाया, तो उन्हें फादर ऑफ
इवोल्यूशन का दर्जा दिया गया है चार्ल्स डार्विन को, फादर ऑफ इवोल्यूशन। उसको फेल करने वाला है तो हुगो डी वेरिस भी हम वहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो हम यहाँ मेनली किसके बारे में बात करें, लेमार्क के बारे में बात करें। तो लेमार्किज्म थ्योरी, सर लेमार्किज्म क्या देते हैं, लेमार्क थ्योरी क्या देते हैं, एनसीईआरटी में इसके बारे में किया गया है, 2 या 3 लाइन के अंदर लिखा गया है और सारा का सारा क्वेश्चन आता भी है, तो ध्यान देंगे इसकी थ्योरी। 39वें क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लेमार्क की थ्योरी का नाम है, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी का नाम, तो आपके थ्योरी कहीं ना कहीं लिखी हुई मिल सकती है। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर या थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन, इनकी बुक है फिलॉसफी ज़ूलॉजिकल, 1809 के अंदर पब्लिश की थी और इसी साल चार्ल्स डार्विन का जन्म हुआ था। इन्होंने क्या कहा, इसकी थ्योरी के जो फीचर्स थे, इसकी थ्योरी के जो फीचर्स थे, 4 फीचर्स थे इसकी थ्योरी के मेनली। तो उन्होंने अपनी इस बुक के अंदर लिखा, इस थ्योरी के जो फीचर्स थे वो 4 फीचर्स थे। इंटरनल वाइटल फोर्स, इंटरनल वाइटल फोर्स। सेकेंड अगर हम बात करेंगे एनवायरमेंटल इफेक्ट एंड न्यू नीड्स। थर्ड अगर हम बात करेंगे यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। फोर्थ नंबर पे अगर हम बात करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर एंड फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीसीज। हालांकि इन्होंने इतना लिखा इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये इन्होंने अपने फीचर के अंदर लिखा। तो ये 4 फीचर्स थे इसके। अब एक एक फीचर्स को आपको बात करूं। इंटरनल वाइटल फोर्स, इन्होंने क्या कहा, हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक फोर्स होता है, ठीक है, हमारे अंदर एक फोर्स है जिसके कारण एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन आती है तो उसमें ऑर्गन का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। कि पहले जो हम ह्यूमन बीइंग थे इतने ऐसे नहीं थे, कुछ भी लगा, उन्होंने एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया। इन्होंने 3 एग्जाम्पल दिए, मैं आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगी, लेकिन मैं एक नॉर्मल व्यू बता रही हूँ कि पहले कभी थे तो हमेशा सारे के सारे छोटे रहे होंगे, फिर धीरे धीरे उनके अंदर में एक जनरेशन से दूसरी थोड़ा थोड़ा बिल्कुल माइन्यूट सा साइज बढ़ता 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 चला गया होगा और क्या होते चले गए होंगे, उनका साइज बड़े होते हुए चले गए होंगे। लेकिन आपने देखा भी ऐसा तो है ही नहीं, अलग अलग हाइट, अलग अलग प्लांट्स के हाथ मिलते हैं, शार्प मिलते हैं, ट्रीज मिलते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने बताया कि हर एक ऑर्गेनिज्म, एवरी ऑर्गेनिज्म, नॉट ओनली एनिमल्स, हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक वाइटल फोर्स होता है जिसके कारण उनके ऑर्गन का साइज एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर बढ़ता हुआ चला जाता है। ओके बेटा। सेकेंड उन्होंने क्या कहा, एनवायरमेंटल इफेक्ट एंड न्यू नीड्स, कि एनवायरमेंट में चेंजेस होते हैं, एनवायरमेंट में चेंजेस होते हैं, एनवायरमेंट में चेंजेस होने के कारण, धीरे धीरे चेंज होने के कारण उनका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो जाता है। कैसे हो जाता है, क्यों, किस कंडीशन पे हुआ, बस उन्होंने क्या कहा, जो एनवायरमेंटल इफेक्ट होते हैं और उस नई नीड्स को पूरा करने के लिए उनके अंदर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो जाता है, जिसके कारण क्या बन जाती है, एक नई स्पीसीज बन जाती है। तो उन्होंने क्या कहा, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो जाता है। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन अकॉर्डिंग टू नीड, जरूरत के अकॉर्डिंग जिस ऑर्गन को ज्यादा यूज किया जाएगा, मोर ऑर्गन इज यूज्ड, जिस ऑर्गन को ज्यादा यूज किया जाएगा वो हाई डेवलप्ड होगा, वो ज्यादा डेवलप हो जाएगा, मोर डेवलप्ड हो जाएगा, ठीक है, वो प्रोग्रेस करेगा। और जिस ऑर्गन को लेस यूज किया जाएगा या फिर नहीं यूज किया जाएगा तो धीरे धीरे वो डिजनरेट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, जो भी आवश्यकता होती है, नीड्स होती है, जिन ऑर्गन का ज्यादा यूज हो रहा है, जिन ऑर्गन का ज्यादा यूज हो रहा है वो ऑर्गन ज्यादा डेवलप हो जाता है, जिन ऑर्गन का यूज नहीं होता है और बिल्कुल खत्म हो जाता है, ना के बराबर यूज होता है, धीरे धीरे वो ऑर्गन अपने आप खत्म होने शुरू हो जाते हैं। हालांकि हाथ काफी हद तक है, जैसे हमारे अपेंडिक्स हमारे अंदर ही लगा लो कि भाई इसका यूज नहीं किया जाता, इसका साइज छोटा हो गया, सारे कंडीशंस है, ठीक है। कैनाइन्स बड़े बड़े होते थे लेकिन अब हमारे अंदर कैनाइन्स का यूज नहीं है। हालांकि इसे वेस्टिजियल ऑर्गन नाम तो दिया है बट यहाँ पे अब हमारे अंदर है, लेकिन वो कहीं ना कहीं चेंजेस हुए हैं, वो रह गए हैं। इसकी थ्योरी को कुछ हद तक इसलिए माना भी गया है लेकिन मोस्टली हर कंडीशन के अंदर नहीं कहा गया इस थ्योरी को। तो ध्यान दे रहे हैं, इसी एस्पेक्ट को माना है, मेनली यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स को जरूर माना है इन्होंने, बाकी को नहीं माना है, बाकी को नहीं माना ना इसको माना है। जो इस वाले फैक्टर को माना है, बहुत ज्यादा लोगों ने माना है, क्योंकि जिस ऑर्गन को हम ज्यादा डेवलप करते ज्यादा यूज में होगा वो डेवलप हो जाता है, लेकिन जिन ऑर्गन का धीरे धीरे बॉडी में यूज कम हो रहा है, क्यों यूज कम हो रहा है, कैसे हमने यूज उसे कम किया, धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, वो
क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, डिजनरेट हो जाएंगे या स्मॉल साइज के हो जाते हैं। और उसके बाद ये इन तीनों से जो चेंजेस हुए हैं, इंटरनल वाइटल फोर्स इन्होंने क्या कहा, ऑर्गन साइज इंक्रीज होता रहता है। क्या कहा इन्होंने, ऑर्गन साइज इंक्रीज होता रहेगा, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। एनवायरमेंटल इफेक्ट में क्या कहा कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो जाता है। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन में उन्होंने क्या कहा, जिस ऑर्गन को ज्यादा यूज करेंगे, ज्यादा डेवलप नहीं यूज करेंगे, वो कम डेवलप हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएंगे। जो चेंजेस इन सब के कारण हुए हैं, द चेंजेस which occur due to above reasons, they transfer to the next generation या they inherited to the next generation। वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर चले गए हैं और एक नई स्पीसीज को फॉर्म कर दिया है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। क्या कर दिया इन्होंने, एक नई स्पीसीज को फॉर्म कर दिया है। तो ये फीचर्स दिए अपनी थ्योरी के। हालांकि आपको खाली यहाँ पे लेमार्क की थ्योरी फॉर द 10th क्लास के लिए आपको जो लर्न करना है, याद रखना है, वो मेन क्या याद रखना है, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के बारे में लर्न करना है, और थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स के बारे में। और यहाँ पे इसके ये जो खाली पॉइंट्स याद रखना लिखने के लिए भी, क्योंकि जब आप नीट का किसी का एग्जाम देते तो इसके अंदर पूछते हैं कि लेमार्क के फीचर्स कौन से हैं या कौन से नहीं है। तो आपको ये 4 फीचर यही याद रखना, इंटरनल वाइटल फोर्स, एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑन न्यू नीड्स, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन एंड इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो उन्होंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए, अपने इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने काफी एग्जाम्पल्स दिए। क्या दिया इन्होंने, एग्जाम्पल के साथ दिया है। इन्होंने कोई फॉसिल वगैरह सर्च नहीं किए, खाली इन्होंने अपने अजम्पशंस रखी। एक एग्जाम्पल किसका दिया, जिराफ का एग्जाम्पल दिया। एक एग्जाम्पल किसका दिया इन्होंने, स्नेक का एग्जाम्पल दिया। और एक एग्जाम्पल किसका दिया इन्होंने, डक का एग्जाम्पल दिया है। इन्होंने क्या कहा, जिराफ अगर हम बात करें लॉन्गेस्ट एनिमल के अंदर आता है, मैमल भी हम कह दे, एनिमल भी कह दे, तो लॉन्गेस्ट एनिमल के अंदर आता है। तो कभी जिराफ ऐसा नहीं रहा, इसके अकॉर्डिंग कभी भी जिराफ ऐसा नहीं डाला कि फॉसिल्स के बेस पे इन्होंने कुछ नहीं कहा कि कुछ फॉसिल मिले, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा। इसके अजम्पशंस क्या थी, जो जिराफ थे वो बिल्कुल शीप लाइक, भेड़ जैसे एंसेस्टर थे, इनके एंसेस्टर थे शीप लाइक एंसेस्टर्स थे, जिनके जो लिम्स थे, जिनके जो फोर लिम्स थे, ठीक है, वो किससे मिलते जुलते थे, हॉर्स से मिलते जुलते थे। इस तरह का आप इमेजिन करो। ऐसे बने रहते जिराफ के ऊपर, तो ऐसा एक शीप लाइक एंसेस्टर थे। क्या था, ऐसे शीप लाइक एंसेस्टर थे, बिल्कुल भेड़ के साइज के थे। लेकिन आज हम जिराफ को देखते तो लॉन्गेस्ट के अंदर आते, तो कैसा हुआ, तो उन्होंने क्या कहा, जहाँ पे ये जिराफ रह रहा था वहाँ की जो लोवेस्ट वेजिटेशन थी, जो सरफेस वेजिटेशन थी, वो डिसअपियर हो गई, खत्म हो गई, वहां पे खत्म हो गई। तो उसे अपने आप को सरवाइव करना था, एनवायरनमेंट में चेंज हुआ। एनवायरनमेंट में क्या चेंज हुआ बेटा, उसके अंदर जो नीचे की वेजिटेशन थी वो कंप्लीटली खत्म हो गई। अब इनके अंदर क्या नीड वे खाना, अपने आप को सरवाइव करना था, इसकी जरूरत भी खाना। तो वहां पे टहनियां जो थी, बड़ी बड़ी इस तरह की टहनियां थी, ठीक है। तो इस टहनियों में इसकी लीफ को खाने के लिए इसने अपनी गर्दन ऊंची की, इसने अपनी गर्दन को ऊंचा किया, इस ऑर्गन को ज्यादा यूज किया, तो गर्दन इसकी ऊंची होती चली गई, ठीक है, गर्दन इसकी ऊंची हो गई है। फिर यहाँ पे ये वाली वेजिटेशन भी खत्म हो गई, अब थोड़ी और ऊंची वेजिटेशन आ गई है। तो उस गर्दन से ना पहुंच कर उसने अपने आगे वाले लिम्स का यूज किया ऊपर उठने के लिए, तो लिम्स का भी साइज बढ़ गया। आ रही है मेरी बात समझ में। तो उन्होंने जिराफ का एग्जाम्पल इस तरह से दिया कि जिराफ के एग्जाम्पल में उन्होंने क्या कहा, जो जिराफ था आज है वैसा नहीं है। क्या पता फॉसिल्स के अकॉर्डिंग नहीं भी, बट इन्होंने कोई फॉसिल्स की स्टडी नहीं की। इन्होंने खाली क्या कहा कि जो जिराफ थे वो शीप लाइक एंसेस्टर में थे, बिल्कुल छोटे साइज के थे। वेजिटेशन खत्म हुई तो अपने आप को सर्वाइव रखना था उन्हें, तो अपने वो टहनियों के ऊपर जो झाड़ियाँ थी उसको खाना शुरू किया, जिसने गर्दन को स्ट्रेच करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे वहाँ की वेजिटेशन खत्म हुई तो और ऊपर की तरफ उन्होंने गया, ठीक है, तो वहाँ से उन्होंने पैरों को भी स्ट्रेच किया। तो इस तरह से उनके लिम्स और क्या बढ़ गए, इनकी गर्दन बढ़ती हुई चली गई। अब एक कहने का लॉजिक अगर आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आता है, बहुतों के दिमाग में भी क्वेश्चन आता है कि वहाँ पे खाली जिराफ भी थोड़ी ना होगा, और भी तो एनिमल्स होंगे, उनके अंदर क्यों चेंजेस नहीं हुए, और भी तो हर्बीवोरस एनिमल वहाँ पे प्रेजेंट होंगे उस लैंड के अंदर, कि खाली जिराफ का ही लैंड था वो, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो उन्होंने अपनी बस अजम्पशन लिखी कि जिराफ आज लंबा है, जिराफ लंबा इसलिए है, इन्होंने लिख दिया।
अगर हम बात करेंगे स्नेक के बारे में, सांप, तो जो स्नेक होते हैं वो लिजार्ड, इनके एंसेस्टर जो थे वो लिजार्ड लाइक थे। मतलब आज लिजार्ड में तो क्या प्रेजेंट होते हैं, लिम्स प्रेजेंट होते हैं, कि कभी स्नेक्स के अंदर भी लिम्स रही हैं, स्नेक्स के अंदर भी लिम्स थी स्नेक्स के अंदर भी, हाथ पे मतलब कि फोरलिम्ब और हिंड लिम्ब प्रेजेंट थे, ठीक है। इस तरह से क्या कहेंगे, उनके अंदर भी ये लिम्स प्रेजेंट थे। बट उस टाइम मैमल्स बहुत ज्यादा थे, बड़े बड़े साइज के, तो अपने आप को बचाने के लिए स्नेक अपने आप को बचाने के लिए किसके अंदर रहने लगे, बिल्स के अंदर रहने लगे, हॉल्स के अंदर रहने लगे, ठीक है, हॉल्स के अंदर रहने लगे। तो वहां पे हॉल्स के अंदर रहे तो उन्होंने वहां पर अपने लिम्स का यूज करना बंद कर दिया, अपने लिम्स का यूज करना बंद कर दिया तो धीरे धीरे वो क्या हो गए, डिसअपीयर हो गए। क्या हो गए, डिसअपीयर हो गए। फिर वही वाली बात आती है कि स्नेक कोई खतरा थोड़ी ना होता है बड़े मैमल से, किसी एनिमल से, छोटे छोटे मैमल्स, छोटे छोटे एनिमल्स को भी खतरा क्यों नहीं हो सकता। और चूहा तो आज भी बिल के अंदर रहता है, अगर हम बात करें जंगल में, और क्या रैबिट भी बिल के अंदर रहता है, बड़े से बिल के अंदर, तो उनका लिम्स क्यों गायब नहीं हुए, इसी के लिम्स क्यों गायब हुए। तो ऐसे काफी क्वेश्चंस आते हो, अपने सवालों के जवाब नहीं दे पाए। डक अगर हम बात करेंगे, डक एक टेरेस्ट्रियल बर्ड था, तो वहां पे उसको फूड नहीं मिल रहा था, तो फूड सर्च के लिए वो पानी के अंदर चला गया। पानी के अंदर जाने से इनके जो फिट थे, लिम्स थे, ठीक है, उनके बीच में क्या किसकी फॉर्मेशन हो गई, वेब की। आपको बताया ना इनके पंजे इस तरह से होते हैं, वेब बने हुए होते हैं, तो इनके लिम्स के अंदर क्या बन गए, वेब्स बन गए। क्या बन गए, वेब्स। हालांकि एक्वेटिक बर्ड्स और भी होते हैं, और भी है, तो वहां पे वेब नहीं बने। तो ये सारे क्वेश्चंस के जवाब थे, तो इन्होंने एग्जांपल देके अपने आप को प्रूव किया। फिर ऑर्गन का यूज एंड डिसयूज, इसीलिए इस थ्योरी को यूज एंड डिसयूज थ्योरी भी कहा गया। कि जिराफ वहां पे जो एंसेस्टर थे, बिल्कुल छोटे साइज के एंसेस्टर थे, शीप लाइक एंसेस्टर थे। नीचे की वेजिटेशन खत्म हुई तो वहां पे अपने ऊपर की खाने के लिए ऊपर जैसे करता चला गया, तो गर्दन स्ट्रेच होती चली गई, लिम्स स्ट्रेच होते चले गए। ऐसे उन्होंने स्नेक का एग्जांपल दिया कि अपने आप को एनिमल्स से बचाने के लिए बिल्स के अंदर रहने लगे, नैरो जगह पे रहने लगे, जिसके कारण उन्होंने लिम्स का यूज नहीं किया, धीरे धीरे लिम्स डिसअपीयर हो गए। ऐसे उन्होंने डक को कहा कि डक फूड की सर्च के अंदर कहाँ चला गया, पानी के अंदर रहने चला गया, और वहां पे धीरे धीरे उसके अंदर वेब डेवलप होते हुए चले गए। ठीक है, तो आपको लगता है इस तरह की हम एक आधी बात जरूर मानेंगे कि हाँ ये चीजें हो सकते हैं कंटिन्यूटी में, यानी कि एकदम से इस तरह से हो जाएगी। तो उन्होंने क्या कहा बेटा, यहाँ पे एक साइंटिस्ट आए अगस्त विजमैन। कौन आए बेटा, अगस्त विजमैन आए। अगस्त विजमैन आए, उन्होंने इसकी थ्योरी को प्रूफ के साथ खत्म किया। इन्होंने इसकी थ्योरी को क्या किया, प्रूफ के साथ डिस्कार्ड किया। क्या कहा इन्होंने इस थ्योरी के बारे में कि जो चेंजेस, इन्होंने थ्योरी में दी, जो चेंजेस एक्वायर्ड होते हैं वो कभी भी नई जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते हैं। द चेंजेस विच अकर ऑन द सोमेटिक सेल्स, द चेंजेस विच अकर ऑन somatic cells cannot transfer to next generation, वो नई जनरेशन के अंदर ट्रांसफर नहीं होते हैं। तो उन्होंने प्रूव किया, किसके ऊपर काम किया, इन्होंने एक माइस के ऊपर काम किया, चूहे के ऊपर काम किया, और उन्होंने चूहे की टेल काट दी। ऐसा उन्होंने 21 जनरेशन तक किया। हमारे एनसीईआरटी बुक के अंदर इसका नाम भी मेंशन किया हुआ है कि अगर क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा गया कि अगस्त विजमैन ने कौन से एनिमल के ऊपर काम किया, क्या काम किया, तो उन्होंने क्या कहा कि अगस्त विजमैन ने माइस के ऊपर काम किया, 21 जनरेशन तक टेल काटी उसकी। जैसे कि एक चूहा था, उसकी टेल काट दी, रिप्रोड्यूस किया इसकी, नहीं जब कम रिप्रोडक्शन गेस्टेशन पीरियड होता है, रिजल्ट फास्टली आते हैं। तो जो नया चूहा आया वो टेल्ड आया, टेललेस नहीं आया। ऐसा उसने 21 जनरेशन तक किया, लेकिन 22 जनरेशन भी 21 जनरेशन तक टेल काटता हुआ चला गया उन्हीं की, नहीं कि नए नए चूहे लाए। इमेजिन करो, एक चूहे से शुरुआत की, ठीक है, 2 चूहे से शुरुआत की, उसके बाद उन्होंने उसकी टेल काटी, रिप्रोड्यूस करवाया, नई जनरेशन आई, टेल्ड आई, फिर वो दूसरी जनरेशन काटी, उसकी जो आ गई, फिर उसको रिप्रोड्यूस करवाया, फिर टेल्ड आई। तो ऐसा उसने 21 जनरेशन तक किया। लेकिन 22 जनरेशन भी, 22वीं जनरेशन भी कैसी आई, टेल्ड आई। कैसी आई बेटा, टेल्ड आई। कोई भी टेललेस नहीं आया, कोई भी टेललेस नहीं आया, बिकॉज जो वो चेंजेस करवा रहा था वो कौन सी सेल पे चेंजेस करवा रहा था बेटा,
सोमेटिक सेल्स पे चेंजेस करवा रहा था एंड द चेंजेस व्हिच अकर ऑन द सोमेटिक सेल कैन नॉट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन। उन्होंने और एग्जांपल दिए, लड़कियां अपने कान पे अर्सिंग करवाती है, छेद करवाती है, क्या उनकी नई जनरेशन कान में छेद के साथ बच्चे पैदा होते हैं? नहीं होते, क्योंकि जो चेंजेस करवाए जा रहे हैं वो किसके ऊपर करवाए जाते हैं बेटा? सोमेटिक सेल्स के ऊपर। अगर हम बात करेंगे सब हिमालयन ट्राइबल्स होती है, उनमें गर्दन बड़ी बड़ी होती है, तो क्या जो बच्चे का जन्म होता है बड़ी गर्दन के साथ पैदा होता है? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उनकी गर्दन इसलिए बड़ी हो गई, एक्वायर्ड की है। जैसे लड़की का जन्म होता है वहाँ पे, तो लड़की का जन्म होते है तो उसमें गले के अंदर वो आयरन टाइप में क्या करवा देते हैं, मैंने एक ऑर्नामेंट पहना देते हैं, जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती है उसका साइज ऑर्नामेंट का बढ़ा देते हैं और उसकी गर्दन लंबी हो जाती है। ठीक है, ये तो ठीक है यूज हुआ, लेकिन नई जनरेशन में ट्रांसफर नहीं हुआ। हम ये कह सकते हैं कि एक ऑर्गन को हम यूज ज़्यादा करेंगे तो डेवलप हो जाएगा, बट वो नई जनरेशन में ट्रांसफर होगा ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, बिकॉज ये जो चेंजेस करवाए जा रहे हैं वो कौन सी सेल्स पे करवाए जाते हैं? सोमेटिक सेल्स के ऊपर, और जो सोमेटिक सेल्स के ऊपर चेंजेस करवाए जाते हैं वो कभी भी नई जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते हैं, कभी भी नई जनरेशन के अंदर ट्रांसफर नहीं होते हैं। और अगस्त विज़मैन ने अपनी थ्योरी का क्या नाम दिया? थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म, या थ्योरी ऑफ जर्मप्लाज्म भी कह देंगे हम। क्या नाम दिया बेटा इन्होंने अपनी थ्योरी का? थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म। इवोल्यूशन से इसने क्या कहा कि जो चेंजेस जर्म सेल पे होंगे, टेस्टिस एंड ओवरी के अंदर ही होंगे, वही चेंजेस नई जनरेशन में ट्रांसफर होंगे। जो चेंजेस सोमेटिक सेल्स पर होते हैं वो नई जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते हैं। क्लियर है बेटा? आगे मेरी बात समझ में? एनी डाउट किसी बच्चे को? तो ये हमने किसके बारे में बात की है? लेमार्क के बारे में। किसके बारे में बात की बेटा? लेमार्क के बारे में। हालांकि अगस्त विज़मैन ने 1904 के अंदर ये बात बताई है और ये 1809 के अंदर दे चुके थे, तो 100 साल बाद। तो काफ़ी ने इसको माना भी, काफ़ी ने नहीं माना, लेकिन अगस्त विज़मैन ने जब से इसको बात की तो उसके बाद इसको बिल्कुल ही मानना खत्म कर दिया। और चार्ल्स डार्विन की थ्योरी कल भी फेमस थी और आज भी फेमस है, तो हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे चार्ल्स डार्विन ने किस तरह क्या काम किया, हम सब चीज़ें पढ़ेंगे बेटा। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे लेमार्क के बारे में, तो याद रखना बेटा इसकी थ्योरी का सारे मेरे साथ रिवाइज करेंगे। इसकी थ्योरी का क्या नाम था? थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। क्या नाम था? थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। बहुत जाना मेरे साथ, ठीक है? थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। इनकी जो बुक थी कौन सी थी? 1809 के अंदर, और बुक का क्या नाम था? जोलॉजिक, ये फिलोसफिया जोलॉजिक। क्या नाम था इनकी बुक का नाम? फिलोसफिया जोलॉजिक नाम था। ओके बेटा? इन्होंने अपनी थ्योरी की लिखी और इनके 4 फीचर लिखे इन्होंने। पहला फीचर क्या लिखा इन्होंने? इंटरनल वाइटल फोर्स। क्या एक ऑर्गेनिज्म इंटरनल वाइटल फोर्स? अगर ऐसे हमारे अंदर साइज बढ़ते तो हम बहुत लंबे हो चुके होते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकंड, अगर हम बात करेंगे तो इसने क्या कहा? एनवायरमेंटल इफेक्ट्स और नीड्स इफेक्ट्स एंड न्यू नीड्स, जरूरत के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता रहा, चेंज होता रहा। फिर उन्होंने क्या कहा? यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। फिर अगर हम बात करें तो उन्होंने क्या कहा? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड, क्या जो भी इनसे जो भी चेंजेस हुए नई जनरेशन के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। एक्वायर्ड कैरेक्टर एंड फॉर्म अ न्यू स्पीसीज। फिर उन्होंने अपने आप को प्रूव करने के लिए किस किस का एग्जाम्पल दिया? जिराफ का एग्जाम्पल दिया, स्नेक का एग्जाम्पल दिया, किसका एग्जाम्पल दिया? डक का एग्जाम्पल दिया। लेकिन ये सारे क्या हो गए? फेल हो गए, क्योंकि अगस्त विज़मैन ने इसको करके देखा। अगस्त विज़मैन ने इसको क्या कर दिया बेटा? करके देखा और थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म। थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म के जो चेंजेस जर्मिनल सेल्स के अंदर करवाते हैं वही नई जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, और जो हम किसके अंदर करवाते हैं? सोमेटिक सेल्स में करवाते हैं, ट्रांसफर नहीं होते। किसके ऊपर काम किया इन्होंने? माइस के ऊपर। और माइस की क्या की इन्होंने? टेल कट की, टेललेस बनाया। ठीक है? कितनी जनरेशन तक काम किया उसके ऊपर? 21 जनरेशन। बट 22 जनरेशन भी कैसी नहीं आई? टेललेस नहीं आई। सारी की सारी कैसी आई? टेल्ड आई।
बिकॉज वो चेंजेस करवा रहा था वो कौन से सेल्स पे करवा रहा था, सोमेटिक सेल्स के ऊपर करवा रहा था, और सोमेटिक सेल में जो चेंजेस होते हैं उन्हें जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते। तो हमने पहली थ्योरी पढ़ ली है। सेकंड जो हमारी मेन थ्योरी आती है वो कौन सी आएगी, चार्ल्स डार्विन थ्योरी आएगी। ओके बेटा।